जोहार। तो भारत मित्र देख रहे हैं आप, मेरा नाम अभिषेक भारती है। और एक ऐसे समय में अभी हम ये चर्चा कर रहे हैं जिस समय में एक जबरदस्त आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएलकेएम की तरफ से हुई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भी सहयोगी देवेंद्र जी, हमारे सहयोगी रंजीत जी, तमाम लोग मौजूद थे। तो जेएलकेएम के प्रदेश प्रवक्ता है विजय सिंह, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे सूर्य सिंह बेसरा के साथ में। अब सूर्य सिंह बेसरा एक ऐसे नेता हैं, संथाल समाज से आते हैं, लेकिन वो समर्थक है इस बात के कि कुर्मी जो है वो एसटी इंक्लूजन, कुर्मी की डिमांड जो है वो सही है। सूर्य सिंह बेसरा इकलौते ऐसे संथाली नेता मेरे को दिखे हैं जो ये बात मान रहे हैं कि नहीं, कुर्मी जो है इसको एसटी में इंक्लूड करना चाहिए। सूर्य सिंह बेसरा के अपने तथ्य हो सकते हैं इसको लेकर के। उनके बगल में विजय सिंह बैठे हुए थे, तो विजय सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई जयराम महतो ने निशा भगत को सिर्फ इसीलिए निकाल दिया, तो जवाब आया कि भाई इस मुद्दे में आपको मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति तो हो गई। खैर, इतना लंबा मैंने जो इंट्रो दिया इसके पीछे कारण यह है कि अभी तक इस चैनल पर आपने वो इंटरव्यू सुने जिसमें कुर्मी एसटी है नहीं है, दोनों को लेकर के हमने बातचीत आपको दिखाई। आज हमारे साथ एक सामाजिक अगुवा है और युवा तुर्क हैं, एक युवा शख्स हैं, नाम है इनका शशि पन्ना। शशि जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र में। कैसे हैं आप, पहले ये बताइए। जोहार सभी को। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी एकदम बढ़िया है शशि भाई। अब कुर्मी कुर्मी आई होप आप कंफर्टेबल है, मैं कुर्मी कह रहा हूँ अगर तो, क्योंकि विवाद ही कुर्मी और कुर्मी इसका है। बहरहाल इस इंटरव्यू से पहले हमारी एक अच्छी खासी बातचीत हुई, तो आप इस निष्कर्ष पर हैं कि कुर्मी इज नॉट अ ट्राइब। एसटी तो छोड़ दीजिए, कुर्मी इज नॉट अ ट्राइब, कुर्मी आदिवासी नहीं है। इसमें मतलब आपके भी तथ्य हैं, क्या तथ्य हैं इसको लेकर के आपके पास? देखिए, मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि पहला तो ये है कि कुर्मी कुर्मी आप चाहे दोनों में से कोई एक शब्द भी बोलिए। कुर्मी कुर्मी आदिवासी ना था, ना है, ना कभी वो आदिवासी हो सकता है। जहां तक आपने बात की शब्द का कि कुर्मी अलग है, कुर्मी अलग है, ये लोग का दावा रहता है। लेकिन ये आप देखिएगा कि जगह जगह पे, समय के साथ जगह जगह पे ये अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहा यह जाता है कि ये मध्य भारत से माइग्रेट करके लंबे वर्ष पहले यहाँ झारखंड छोटा नागपुर के क्षेत्र में आए हैं और बिहार में ये कुर्मी नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर कुर्मी नाम से जाने जाते हैं। ठीक उसी तरह से आपको पता होगा शायद, यहाँ पर हिंदपीढ़ी जिसको आप बोलते हैं वो इंदपीढ़ी के नाम से जाना जाता था। आज जिसको आप डोरंडा बोलते हैं वो दुरंगदा के नाम से जाना जाता था। नाम समय के साथ चेंज होते गया, लेकिन क्या हिंदपीढ़ी और इंदपीढ़ी क्या अलग अलग जगह या एक ही है? दोनों एक है। दुरंगदा और दुरंडा दोनों एक ही है। उसी तरह से आप, मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम सुना होगा, DONALD लिखते हैं वो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार उसको डोनाल्ड को डोलांड बोल दिया, उसके बाद पूरे भारतवर्ष में लोग उसको डोलांड डोलांड उसके बाद होने लगा। तो लेकिन इसका मतलब क्या डोनाल्ड ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप दोनों अलग अलग हो गया कि एक ही है? एक ही। तो ये कुर्मी और कुर्मी दोनों एक ही है। बस फर्क यहाँ ये बात का है कि इस राज्य में खासकर छोटा नागपुर क्षेत्र में रा का उच्चारण होता है, इसीलिए उसको कुर्मी कहा जा रहा है, और बाकी क्षेत्र में रा का उच्चारण होता है इसीलिए उसको कुर्मी कहा जाता है। और ये बहुत सारे इतिहासकार भी है, हॉब्सन एंड जॉब्सन का बुक्स में भी ये कहा गया है कि कुन्मी, कुनबी, कुर्मी, कुर्मी सब एक ही है। तो ये पहला बात पूरी तरह से ये इसका बात प्रमाणित होता है। अब जहां तक बात रहा आदिवासियत का, जस्टिस BN लोकुर के नाम से कमेटी का गठन हुआ था, उसमें 5 क्राइटेरिया रखा गया था जो कि कोई शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करने के लिए होना चाहिए। TRI के द्वारा भी इस पर रिसर्च किया गया, मैं अब वो रिपोर्ट भी लेके आया हूँ। वो TRI का रिपोर्ट में भी एकदम क्लियरली कहा गया है कि ये जो लोकुर कमेटी का जो रिकमेंडेशंस था वो 5 क्राइटेरिया में से किसी भी क्राइटेरिया में जो कुर्मी कुर्मी है वो नहीं आते हैं। अच्छा। इनका जो भाषा है, इनका भाषा इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन आप जितने भी ट्राइब्स को देखेंगे उनका भाषा लगभग यहाँ पर सभी ट्राइब्स का द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से है या ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली से है। मतलब ये दोनों कुड़माली की आप बात कर रहे हैं? यस, कुड़माली की।
इसके साथ साथ क्षेत्र के साथ इनका भाषा भी बदलता है। आप कुछ तरफ चले जाएंगे तो ये लोग खोरठा बोलते हैं और कहीं कहीं पर ये लोग कुरमाली बोलते हैं। और ये कुरमाली भाषा भी जो है ये एक तरह से मगही और बंगला का एक तरह से अपभ्रंश है। तो ये पूरी तरह से ये इनका जो दावा है ये निराधार करता भाषा के तर्क पे भी। इसके बाद में आप देखेंगे कि इसका जो गोत्र को टोटेम के बात को लेकर के आता है, टीआरआई का रिसर्च रिपोर्ट में भी क्लियर है। टीआरआई का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक तरह की ये सरकार का एजेंसी है, सरकार का बॉडी है ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इसको रिसर्च करके ये एथनोग्राफिक रिसर्च करके केंद्र सरकार को रिपोर्ट दिया, सबमिट किया गया था। उसके बाद केंद्र सरकार ने उसी रिपोर्ट के आधार पे ये इनका जो डिमांड था एसटी में इंक्लूजन के लिए उसको निरस्त किया, रद्द किया। अभी कोई दावा केंद्र सरकार के पास पेंडिंग नहीं है। ये बस पॉलिटिकल प्रेशर के दम पे ये लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लाभ लेने के लिए एसटी का सूची में शामिल हों। लेकिन अभी जैसे आपने गोत्र वोत्र की बात की, इनमें गुष्टी चलती है, इन्होंने उनका कहना है कि गुष्टी चलती है, हमारी एक गुष्टी में शादी नहीं होती और ये तमाम चीज होती है, 12 माह से 13 परब, इस तरीके का भी कुछ होता है। ये अपने सोहराय के गीत में कहते हैं कि देखिए बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिले, लेकिन हमारे सोहराय के गीतों को आप देखिए तो उसमें हमारी परंपरा उसमें झलकती है, जिसमें ये पता चलता है हम गाय सोहराय में हम गाय की पूजा करते हैं, हम करम परब करते हैं। अभी देखिए आप डहरे करम बिढ़ा, ये लोग जहाँ जहाँ देखिए आप सोशियोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड है कल्चरल एसिमिलेशन। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो अलग अलग जगह से एक लंबा कम्युनिटी के साथ अगर रह रहे हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि एक दूसरे का कल्चर मिक्स हो जाता है, एसिमिलेट हो जाता है। आप देखेंगे आदिवासी में कभी हल्दी का परंपरा नहीं था, नहीं था, लेकिन आज भी लोग हल्दी परंपरा कर रहे हैं। एक तरह से कल्चरल एसिमिलेशन हो रहा है। तो उसी तरह के साथ अगर कोई एक कम्युनिटी दूसरा कम्युनिटी के साथ रह रहा है तो थोड़ा बहुत एक दूसरे का गुण अडॉप्ट हो जाता है, वो एसिमिलेट हो जाता है। तो लेकिन महज इससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम इसको मान रहे हैं, कल को तो फिर ये बोल देंगे कि हम करम भी मनाते हैं, सरुल भी मनाते हैं, उस आधार पे कल को मुस्लिम भी क्या करम और सरुल मनाने लगेंगे तो क्या वो भी आदिवासी हो जाएंगे? सवाल टूटता है। तो कहने का मतलब ये नहीं कि महज एक पर्व और त्योहार से आप आदिवासी नहीं हो सकते, वो डीएनए में होना चाहिए आदिवासी। तो आप हमारा डीएनए टेस्ट कर लीजिए, आप अपना डीएनए टेस्ट कर लीजिए, सारा कुछ पता चल जाएगा। तो ये महज एक दावा है, ठीक है, ये निराधार है। और इसको कई वर्ष पहले ही जब आप जिस दस्तावेज को लेकर ये लोग दावा करते हैं 1913 का है और एक 1931 का जो ये दस्तावेज है, ये दस्तावेज में कहीं पर भी इस बात का मतलब ये प्रामाणिक नहीं होता है कि ये आदिवासी थे, बल्कि ये इंडियन सक्सेशन एक्ट के बारे में बस ये इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 के बारे में लिखा हुआ है 1913 का डॉक्यूमेंट में, और 1931 का डॉक्यूमेंट में इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के बारे में जिक्र है। तो ये आप किसी भी तरीके से आप प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि ये आदिवासी नहीं। तो इसको जब आप देखते हैं, हाँ। इसमें है कि मुंडा हो, संथाल, इनके साथ में जो कुर्मी है उनको इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखा जाता है, बाहर रखा जाता है। सिर्फ वही नहीं है, इसमें आप देखेंगे कि घासीज हो गए, वो लोग को भी इसमें मतलब रखा गया था उससे बाहर। तो इसका मतलब कल को ये लोग भी दावा करने लगेंगे कि हमको भी आदिवासी का सूची में शामिल करो। तो ये पूरी तरह से, अगर आपका सामाजिक आर्थिक विकास नहीं हो रहा है तो राज्य सरकार से मांग कीजिए, केंद्र सरकार से मांग कीजिए कि आप एक अलग से एक डेवलपमेंट प्लान लेके आए, जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब लोग के लिए मिल रहा है, एससी लोग के लिए मिल रहा है। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि ये महज एक तरह से छलावा है, आदिवासी हकमारी के लिए बात कहा जा रहा है। यहाँ जो हम लोग का रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिलता है, या यहाँ पर आप लोगों को पूरी तरह से एजुकेशन में मिलता है या जॉब्स में रिजर्वेशन मिलता है, उसका हकमारी के लिए ये लोग इस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है आदिवासी में शामिल होने के लिए। अच्छा, मतलब एक मेरे को समझना है ये चीज। आप चूंकि एक एसटी कम्युनिटी से आते हैं तो आप बेहतर समझा सकेंगे। अगर क्या किसी कुर्मी को एसटी में शामिल कर दिया गया, इन केस, मैं इन केस की बात कर रहा हूँ, मतलब इसको दिल पर नहीं लेना, इन केस, तो क्या उससे आपके हक अधिकार कमजोर पड़ जाएंगे, कम हो जाएंगे, ऐसा मतलब ऐसा आपको लगता है क्या? देखिए, मीना के बारे आप सुने होंगे, आज पूरे देश में आज मीना को शेड्यूल्ड ट्राइब का लिस्ट में डाला गया है। आप देख सकते हैं कि आप सेंट्रल में जो भी एग्जाम्स होता है, या यूपीएससी हो या सेंट्रल एसएससी हो, सब जगह देखेंगे आज कि आपके मीना ट्राइब्स डोमिनेट कर रहे हैं। और ये भी एक तरह से एक डोमिनेटिंग कास्ट है, और एक तरह से सामाजिक आर्थिक रूप से जो अभी के जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है झारखंड के, उससे ज्यादा मतलब एक वेल एडवांस और थोड़े सा मतलब शिक्षित और हर चीज में ये आगे हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आने वाला समय में
अगर इनको डाला जाएगा या गलती से डाल दिया जाता, जो आप कह रहे हैं कि हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं, तो बिल्कुल हम कह सकते हैं ये हकमारी हो सकता है। आज आप सेंट्रल में देख सकते हैं, उसका उदाहरण सबसे बड़ा अगर उदाहरण है तो मीना का है। बल्कि मीना भी आप देखेंगे तो राजस्थान में दो प्रकार के मीना रहते हैं। मीणा और मीना। हाँ, तो उनका फायदा मिल गया उनको, और इसके पश्चात आप देखेंगे जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसीज रहते हैं उसमें मीना डोमिनेट कर रहे हैं, और सभी जगह जो ओरिजिनल मीना है जिनको मिलना चाहिए था वो हक नहीं का मिल- अधिकार, वो नहीं मिल पा रहा है, और जो दूसरे हैं वो सारा हक और अधिकार ले जा रहे हैं। तो ये जो सामाजिक आर्थिक विकास का जो हमने बात कहा, जो पैमाना रखा, वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखेंगे तो हकमारी तो जरूर इसमें होता है। एक एक कुर्मी रिसर्चर से मेरी बात हो रही थी, ठीक है। तो उनसे जब मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि जो हमारे एसटी भाई हैं वो साजिश नहीं समझ पा रहे हैं, जो इसके पीछे की राजनीति है वो नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब आप, उनका ये कहना है कि हम किसी का अधिकार खाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। अगर हम एसटी में शामिल हो भी जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं, अधिकार तो सबको बराबर रहेंगे, लेकिन जमीन बचाने के लिए, चूंकि उनका कहना है कि जहां से कोयला निकलता है, जहां से खनिज निकलता है, वो जमीन किसकी है? क्या तो वो संथाली आदिवासियों की या फिर हमारी कुर्मियों की है। तो उनका कहना है कि अगर हम इसमें शेड्यूल में आते हैं तो इससे ये होगा कि हमारी भी जमीन की जो लूट है वो लूट रुकेगी। तो इससे मतलब फिफ्थ शेड्यूल का जो ये जो तर्क है, फिफ्थ शेड्यूल का तर्क ही इसीलिए है कि कुर्मी को एसटी में काउंट किया गया, तभी झारखंड को फिफ्थ शेड्यूल मिला। उनका ये कहना है, उनका कहना है कि अगर परिसीमन हो जाएगा, परिसीमन होने के बाद बहुत सारे ऐसे इलाके जो फिफ्थ शेड्यूल से हट जाएंगे, क्योंकि वहां पर आदिवासियों की जनसंख्या 50% से कम हो जाएगी, और फिर अगर हम उनके साथ जुड़ जाते हैं तो फिर हम तो फिफ्थ से सिक्स शेड्यूल की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए, आपने दो बात कहा, एक जमीन बचाने का और फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल का। मैं इनका तर्क बेबुनियाद है और इलॉजिकल है। जहां तक बात आ रहा है जमीन का, चाहे वो सीएनटी जमीन हो या एसपीटी जमीन हो, सीएनटी एक्ट में सेक्शन 49 में, यहां तक कि एसटी का भी अगर जमीन है तो सेक्शन 49 के तहत माइनिंग और इंडस्ट्रीज पर्पस के लिए वो लैंड एक्विजिशन हो सकता है। ये दावा बल गलत है कि जमीन बच जाएगा। दूसरा, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में जो पॉपुलेशन का दावा करते हैं कि ये लोग का, बार बार मैं बहुत लोगों का अभी भी तर्क सुन रहा था मीडिया में कि ट्राइब्स का यहाँ पॉपुलेशन 50% से अधिक हो जाएगा तो हम सिक्स शेड्यूल हो जाएंगे। ये बिल्कुल गलत दावा है। कुल मिलाकर के अभी सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट आता है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मैं आपको उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहता हूं, मैं सेंसस का डेटा 2011 का जो सेंसस का डेटा है मैं आप लोगों को भी दे दूंगा, ये कैमरा में इसको वीडियो में आप लोग दिखा दीजिएगा। इसमें क्लियरली है कि सिक्स शेड्यूल के लिए केवल पॉपुलेशन इज नॉट अ क्राइटेरिया। आप आसाम में देखेंगे 50% से कम वहाँ पॉपुलेशन है, फिर भी वो सिक्स शेड्यूल में है। आप यहाँ पर त्रिपुरा में आएंगे, मात्र आपका 31.8% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, फिर भी वो सिक्स शेड्यूल में आता है। इसके बाद आप अरुणाचल प्रदेश चले जाइए, 68.8% शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है, लेकिन वो सिक्स शेड्यूल में नहीं आता है। आप नागालैंड में चले जाइएगा तो 86.5% शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है, लेकिन वो सिक्स शेड्यूल में नहीं आता है। तो ये पॉपुलेशन क्राइटेरिया नहीं है। और 2010 में भी इन्हीं के समुदाय द्वारा, कुछ लोगों द्वारा हाईकोर्ट में भी केस किया गया था कि यहाँ पर रांची जिला में और भी बहुत सारे जिला है, वहां पर एसटी का पॉपुलेशन 50% से कम है, इसलिए इसको शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से हटा दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने भी कहा कि भले आज एसटी का पॉपुलेशन 50% से कम हो गया है, लेकिन आज भी आप सर्वे में देखेंगे, लैंड सर्वे में, तो उनका जमीन सभी जगह सबसे ज्यादा है। जस्ट बिकॉज की पॉपुलेशन कम है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसका कस्टम, ट्रेडिशन और सेल्फ गवर्नेंस को खत्म कर दे और फिफ्थ शेड्यूल का प्रोविजन को हटा दे। तो ये पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था। तो ये कुछ भी यहाँ पर तरकीन बात, इलॉजिकल, कोई भी बात रखना चाहिए तो लॉजिकली और फैक्चुअली रखना चाहिए। जैसे मैंने, ये लोग पॉपुलेशन के आधार पे सिक्स शेड्यूल का लॉजिक देता है, तो मैं उसको लॉजिकली और फैक्चुअली बात रखें। तो उसी तरह आप भी बात रखना है तो लॉजिकली रखें। आप हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके नया नया गलत फैक्ट ला करके, अभी कुछ लोगों का कहता है कि हम लोग का बाईसी प्रथा है। आपने कभी सुना था कि यहाँ बाईसी प्रथा नाम करके भी? हमने तो कभी नहीं सुना था, बल्कि इन्हीं के नेता लोग बोल रहे हैं कि हम लोग भी नहीं जानते हैं कि इस तरह का प्रथा होता है। तो पहले ये लोग खुद आपस में क्लैरिटी ले ले, आपस में एक बैठ करके कि क्या सही और क्या गलत है। इस तरह का झूठी और षड्यंत्र बात को अगर आप मीडिया के सामने में या कोर्ट में रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से आपका दावा को और तरीके से मतलब निराधार करते हुए जा रहा है। अच्छा, एक
ये आप तो मतलब पढ़े लिखे शख्स हैं, आपको जानकारी होगी। एसटी का जो दर्जा है, मतलब या इसको देने का कोई प्रोसेस है क्या, कि किसी प्रोसेस से किसी एक जाति विशेष को हम एसटी में, जैसे कभी भोक्ता को, तामड़िया को, ये सब एसटी से बाहर थे, लेकिन अर्जुन मुंडा जब जनजाति मंत्री बने तो तामड़िया को, भोक्ता को ये एसटी में लेकर के आए। तो ऐसा मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है? क्या केंद्र ये मंत्रालय चाह लेगा, जनजाति मंत्रालय, तो किसी को भी एसटी में डाला जा सकता है? तो देखिए, एसटी को किसी को इंक्लूड करने के लिए आर्टिकल 342 के तहत प्रेसिडेंट के पास सिर्फ पावर है, और उसका भी एक प्रोसेस है। कोई किसी को भी अगर जनजातीय मंत्रालय नहीं डाल सकता है, इसका एक प्रोसेस है। एक एथनोग्राफिक स्टडी रिपोर्ट होता है जो स्टेट का जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा TRI देता है। टीआरआई एथनोग्राफिक रिसर्च रिपोर्ट देता है। फिर राज्य सरकार उसको अपना कैबिनेट से अनुशंसा करके केंद्र सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फिर इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास इसको अध्ययन के लिए भेजते हैं। फिर वहां से जब सारा अध्ययन होकर के आता है, तब फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में इस पे बिल पेश किया जाता है। उसके बाद फिर जब दोनों सदन से पारित हो जाने के बाद आपका प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन निकलने के बाद किसी को भी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का सूची में डाला जाता है। ये मूलतः मतलब पूरी तरह से एक प्रोसेस है। तो ये कोर्ट के थ्रू भी इसमें जाया जा सकता है? नहीं, कोर्ट के थ्रू नहीं जाया जा सकता है। मैं आपको स्पष्ट देना चाहता हूँ, मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि इनके द्वारा हाई कोर्ट में भी एक केस किया हुआ है। मैं भूल रहा हूँ, पिटिशनर शायद डॉक्टर विद्या भूषण महतो हैं। अच्छा। इनके द्वारा हाई कोर्ट में लंबा वर्ष पहले केस किया गया था। पिछले साल केस एक्सेप्ट भी हुआ, हियरिंग स्टेज में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आप न्यूज देखेंगे, द हिंदू में ये पब्लिश हुआ था। डीवाई चंद्रचूड़ है ये डीवाई चंद्रचूड़ है। ये 8 मई 2023 का है। डीवाई चंद्रचूड़ जो पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उस वक्त इन्होंने मणिपुर में जो कुकी वर्सेस मैती वाला इश्यूज कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें भी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया था स्टेट को कि इसको प्रपोजल को आगे भेजे और इंक्लूजन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने क्लियरली अपना वहां पर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट डज नॉट हैव पावर टू डायरेक्ट चेंजेस इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। ये क्लियरली कहा गया। और उन्होंने एक वर्ष 2000 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट को रेफरेंस के आधार पे बोला, और ये किया, ये उन्होंने कहा कि सिर्फ आर्टिकल 342 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही ये पावर है किसी को शेड्यूल्ड ट्राइब में इंक्लूड करने मतलब शेड्यूल लिस्ट में चेंज करने का अगर किसी को अधिकार, किसी के पास अधिकार नहीं। किसी का अधिकार नहीं। यहाँ तक कि उपजाति भी है तो उसका भी क्लैरिटी होना चाहिए, वो भी नोटिफिकेशन में मेंशन होना चाहिए, तभी आप माना जाएंगे कि आप इस कम्युनिटी का उपजाति है। तो ये क्लियर है। एक पक्ष और है उसमें, 1950 के सेंसस का हवाला दिया जाता है कि 1950 से पहले ये मतलब जो ट्राइब्स की लिस्ट थी, कुड़मी को उस ट्राइब्स की लिस्ट में रखा, क्योंकि शेड्यूल लिस्ट तो 1950 से पहले थी नहीं, तो 1950 से पहले जो ट्राइब्स की लिस्ट थी उसमें कुड़मी आया करते थे, लेकिन 1950 के बाद एक साजिश के तहत इनको हटा दिया गया। देखिए, कोई ऐसा लिस्ट तो पहले हुआ नहीं करता था। दूसरा बात है कि ये बोलते हैं कि 1911 में भी थे, 31 में भी थे, 21 में भी थे। ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल मैं बता रहा हूँ, इनका बेसिकली जो दावा है वो सिर्फ 2 डॉक्यूमेंट में है, जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 से जो 1913 में पब्लिश हुआ था वो डॉक्यूमेंट, और एक 1931 का डॉक्यूमेंट के आधार पे ही ये लोग अपने आप को दावा करते हैं कि हम शेड्यूल्ड ट्राइब या ट्राइब्स का लिस्ट में थे। तो ये महज एक किसी भी तरीके से, ये हमने भी सेंसस का डेटा देखा 1931 में, तो ये कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। 1931 का अगर आप सेंसस आप देखेंगे तो उसमें इसके बारे में अलग से जिक्र ही नहीं किया। हाँ, इस चीज को हम मानते हैं कि ये लोग खेतीहर जाति के हैं, एग्रीकल्चर कास्ट है। अच्छा, ये मेरे आपने ये बात बोली तो मेरे को याद आया, बहुत अच्छा, सॉरी मैं आपको मतलब बीच में रोक रहा हूँ। एग्रीकल्चरल जो मतलब ट्राइब एग्रीकल्चरल हो सकता है क्या? देखिए, एग्रीकल्चर कास्ट अलग होता है, ठीक है, और ट्राइब का अगर आप देखेंगे तो हम लोग शुरू से एक नोमैडिक रहते हैं। नोमैड रहते हैं, मैं भी यही जानता हूँ। जल जंगल जमीन, अगर हम ट्राइबल्स लोग अगर बोलते हैं कि जल जंगल जमीन हमारा है, तो ऐसा नहीं है कि रात में हम लोग को सपना आया और अगला दिन सुबह उठ के बोल दिए कि जल जंगल जमीन हमारा है, बल्कि ये लंबा एक वर्षों से इनहेरिटेंस के रूप में अगर हम लोग को ये मिलते हुए आ रहा है। क्योंकि अगर नोमैडिक्स जब हम बोलते हैं तो हम लोग का जीवन यापन ही पहले जंगल में हुआ करता था। जब ये पूरा इलाका, ये यहाँ के जो पूरे जमीन, यहाँ के ये जो पूरा जल है, जब ये पूरे जंगल था, उस समय हम लोग पूरी तरह से जंगल पे ही निर्भर थे।
कंदमूल हो या किसी भी तरीके के ये अगर लघु शिकार हो। अनोज हो, या शिकार करने का भी आप देखेंगे, जंगली शिकार का जो प्रथा है या किसी भी तरह का शिकार का जो प्रथा है, वो हम लोग आदिवासी का वो जंगल पे ही निर्भर है। लेकिन ये जो कुड़मी लोग बोलते हैं, ये पूरी तरह से खेतीहर लोग हैं। ये लोग जंगल पे पूरी तरह से निर्भर नहीं है। तो ये हम लोग का जो, अगर आप डीएनए, मैं इसलिए बोल रहा था, डीएनए टेस्ट करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग एक नोमैडिक ट्राइब में से आते हैं। लेकिन ये लोग हैं जो, ये है पूरी तरह से एग्रीकल्चर कास्ट है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। समय के साथ ट्राइब्स जो जंगल में रहते थे, धीरे धीरे जंगल को साफ किया गया, खुदकट्टी राइट्स मिला, जो प्लेन एरिया है जंगल को साफ करके वहां पर धीरे धीरे लोग समय के साथ खेती करना शुरू किए, और आज भी खेती करते हैं। लेकिन मूलतः अगर हम देखेंगे, अगर हम हजारों साल पहले जाएंगे, तो हम पूरी तरह से जंगल पे ही निर्भर थे, और हम जंगल में जो भी लघु वनोपज था उसी पे हम निर्भर थे, उसी के आधार पे हमारा जीवन यापन होता था। हम किसी भी तरीके से, हम हजारों वर्ष पहले हम कृषि पे डिपेंडेंट नहीं थे। नहीं थे। ये मतलब नहीं, मैं कुछ इसलिए क्योंकि विधानसभा में जयराम महतो का एक दिया बयान याद आता है कि ये लड़ाई आरक्षण की नहीं है, संरक्षण की लड़ाई है। वो कहते हैं कि भाई ये आरक्षण की लड़ाई ही नहीं है, संरक्षण, किस तरह संरक्षण का की। संरक्षण मांग रहे हैं? मतलब संरक्षण क्या उनका उनको कहना है कि एसटी में हम ही लोग मिल एक सकता है? एग्रीकल्चरल ट्राइब है। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि भाई चूंकि जिस पिछड़ेपन की बात हो रही है, वो पिछड़ापन इस कम्युनिटी में है। और फिर मैं, एक किताब है प्रभात रंजन सरकार की, एक किताब है, उस किताब के हवाले से लिखा जाता है कि दामोदर नदी के किनारे जहां जहां भी मिनरल्स माइंस, जो कोयला निकलता है, जो भी चीजें निकलती हैं, खनन जहां पर होता है, उन जगहों पर आप देखिएगा कि इन कुड़मी लोगों की जनसंख्या काफी ज्यादा है। दामोदर के किनारे किनारे जहां भी आप देखिए, धनबाद देख लीजिए आप, हजारीबाग देख लीजिए आप, इन बोकारो देख लीजिए आप, तो इन जगहों पर इनकी जनसंख्या काफी ज्यादा है। प्रभात रंजन सरकार कहते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द कुर्मीज ऑफ बिहार। मतलब बिहार वाले जो कुर्मी है वो तो सिर्फ खेतीहर प्रजाति, ये जो है ये वो है जिन्होंने व्हील का जो आविष्कार हुआ था, चक्का का जो आविष्कार हुआ था, तो चक्का का आविष्कार, हल का आविष्कार करने वाले ये ट्राइब, मतलब ये उस किताब में दावा किया गया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है कि कुर्मी ही चक्का का, यही मैंने आपको बार बार कह रहा है कि अभी नया नया इतिहास को अभी एक लिखा जा रहा है, ताकि कल को, एक कहावत है ना कि एक झूठ को आप अगर 100 बार अगर बोलेंगे तो वो झूठ सच हो जाता है। तो अब ये बुक के माध्यम से नया नया इतिहास लिख करके, जिस राइटर के बारे में भी आप बात कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इनको रेफरेंस मिला है। अब सबसे बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट अगर देखेंगे, अगर हमारे बारे में, ट्राइब्स के बारे में लिखे हैं, तो एस सी रॉय हुआ करते थे। एस सी रॉय का बुक में तो कहीं जिक्र नहीं है इसके बारे में। कहीं पर कोई भी इससे पहले जो भी इतिहासकार है या एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो इसके बारे में कहीं पर नहीं लिख रहे। इतना बड़ा अन्याय कैसे हो सकता है इन लोग के पास? अगर इनका जनसंख्या इतना ज्यादा है, इन लोग इतना पहले से यहाँ पर रह रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि जितना भी इतिहासकार है या जितना भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनके द्वारा कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये दाल में काला दिखता है कि ये नया इतिहास को यहाँ लिखा जा रहा है कि आने वाला वर्ष में 100 साल बाद या 50 साल बाद, एक कहा जाता है ना कि आप किसी भी चीज को एक 100 साल या 200 साल या 500 साल तक प्रैक्टिस में करते हैं, तो एक तरह से लॉ कानून की मान्यता मिल जाती है इसको। तो बस एक वही प्रयास है, वही प्रयोग है जो अभी इनके द्वारा किया जा रहा है। तो ये पूरी तरह से गलत है। मैं शैलेंद्र महतो के ऊपर भी इसी मामले पे कुछ लोगों ने लीगल नोटिस भेजा था और केस किया था जवाब कि मांगा आप था उनसे। जवाब, हाँ, आप दीजिए कि किस तरह से, आप किस आधार पे ये दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, बल्कि यहाँ जितना भी गजेटियर पब्लिश हुआ है, इसमें किसी चीज का मेंशन नहीं है। तो ये पूरी तरह से एक नया, एक झूठा इतिहास लिखा जा रहा है, एक झूठा बातें यहाँ पर लिखी जा रही है, जिससे कि आने वाले 100 साल या 200 साल में इसको प्रमाणित किया जाए कि ये हम इस तरह से, हमको, मेरे साथ अन्याय हुआ जा रहा था, इसलिए हमको अभी एसटी का सूची में शामिल किया जाए। तो ये धीरे धीरे आदिवासी समाज इस तरह का छल कपट को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ये एक नया सभ्यता का भी बात करते हैं कि राढ़ सभ्यता है। हाँ, हमने तो कभी आज तक सुना नहीं था। ये अचानक से 5 साल पहले सभ्यता कहाँ से जन्म ले लिया? अगर ये सभ्यता था तो बड़े बड़े इतिहासकार, सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए था, हमको इतिहास का पुस्तक में भी मिलना चाहिए था। लेकिन ये तो नहीं जिक्र है कहीं पर भी। और जब आप जिक्र कर रहे हैं कि नदी का, तो रिवर वैली सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़े होंगे। नदी के बगल में सिर्फ आदिवासी नहीं बसते थे, आदिवासी जितने भी आप ट्राइब्स देखेंगे जंगल में बसते थे। तो मैं इसीलिए कहा कि आप पुराना इतिहास हजारों वर्ष पहले जाएंगे तो सब कुछ इस पे क्लैरिटी हो जाएगा। और ये बोलते हैं, मैंने कहा था कि मध्य भारत से जब मराठा साम्राज्य का धीरे धीरे उनका क्षेत्र अधिकार बढ़ते गया, तो उन्हीं के साथ साथ जो कुर्मी वहां से थे,
उनका भी धीरे धीरे क्या है कि मध्य भारत से लोग ईस्टर्न इंडिया तक यहाँ तक पहुंचे। आपका बंगाल में बंगाल कह रहे हैं, बिहार में मगध तक पहुंचे। उसके बाद फिर धीरे धीरे वहां से छोटा नागपुर के आसपास आए। और अंग्रेज इनको, खासकर खेतीहर लोग थे, आप इसको देखेंगे अफीम कुर्मी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको अफीम खेती करने के लिए बहुत जगह इन लोगों को 1800 सन 1800 के आसपास में अफीम की खेती के लिए भेजा गया था। तो वहां पर कोल विद्रोह भी बहुत जगह हुआ था, जिसका नेतृत्व वीर विद्यु भगत भी कर रहे थे। तो ये इनका इतिहास लेकिन यही है। आज का इनका पक्ष ये है कि आज के समय में आप देख लीजिए, छोटा नागपुर का ही वो एग्जांपल देते हैं कि आप देख लीजिए जहाँ पर कुर्मी बहुत ज्यादा, वहां पर अफीम की खेती नहीं है। देखिए, अंग्रेज जब आए थे यहाँ पर, तो अंग्रेज, खासकर हम देखे थे, हम बहुत सारा बुक्स में भी हम इसको पढ़े हैं कि यहाँ अफीम का खेती उस समय अंग्रेज के द्वारा ही लाया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत के लोग करते थे। और एक कॉमर्शलाइजेशन किया गया था, यहाँ से जो भी खेती हुआ करता था उसको अन्य देश में, क्योंकि यहाँ पर अफीम का ज्यादा कंजप्शन उस समय भारत में नहीं हुआ करता था, तो यहाँ बस खेती करते थे। जो भी प्रोडक्ट आता भेज था वो दे। बाहर देश, चाइना हो या दूसरा अन्य कंट्रीज हो, वहां पर ये लोग जाकर के बेचते थे। तो आज हम ये मान सकते हैं कि आज के दिन में नहीं हो रहा है, नहीं के बराबर है। प्रशासन इसको कानून के नजर में इलीगल है, बिना लाइसेंस का खेती किया नहीं हुआ वो तो इलीगल ठीक है, है। लेकिन उनका कहना है कि भाई एसटी जो फिफ्थ शेड्यूल एरियाज है, हम्म। वहां पर अब देखिए अफीम की खेती बहुत ज्यादा हो रही है। जहां जहां फिफ्थ शेड्यूल है कहाँ वहां पर मेरा हम आप गुमला चले जाइए, गुमला में कोई किसी भी तरह का अफीम नहीं, खूंटी अफीम का चले खेती। जाइए, जबरदस्त खूंटी हो में रही ये है। बिल्कुल हो रहा है, मैं मानता हूँ इसको। तमाड़ चले चतरा जाइए में चले जबरदस्त। जाइए, वहां पर भी हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किस आधार पे हो रहा है, प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, किसके संरक्षण में, ये जांच वो का तो विषय है, है। लेकिन उनका कहना है कि अब हाँ। जहां पर एसटी जनसंख्या ज्यादा है वहां पर अब चूंकि ये परंपरा चली आ रही है, इसी कारण से इनका कहना है कि भाई वही वो सरना ईसाई वाला विवाद की, जहां पर ईसाई जनसंख्या ज्यादा है वहां पर आपको दिखेगा कि भाई देखिए, अफीम ऐसा की खेती ऐसा कहना गलत होगा कि जहां पर एक कम्युनिटी का जनसंख्या है, अब किस आधार पे हो रहा है वो भी एक आर्थिक है। हाँ वो सर्वेक्षण हो करना सकता है, पड़ेगा हम हो लोग को। सकता कि शायद हो सकता है उस गांव में किसी तरह का रोजगार की साधन नहीं होगा, तो इसलिए इस तरह का खेती हो रहा होगा। ये अलग विषय है। है। लेकिन कहने का मतलब है, ये जो नहीं कुछ कुछ इतिहासकार कुछ है, कुछ पॉइंट्स हैं शशि भाई। इनको इनको जब कृषि, मैंने इसलिए कहा कि जो एग्रीकल्चर कास्ट थे, ये लोग अच्छी तरीके से खेती करते थे। तो अंग्रेज ने भी उनका जो एक मेरिट्स देखा, जिस आधार पे इनको अफीम की खेती के लिए भी सब जगह इनको भेजा गया था। जिसके बाद अफीम की खेती ये करते थे, और ये अफीम कुर्मी के नाम से भी बहुत जगह में, आदिवासी इलाके में भी जाने जाते थे। एक एक पॉइंट लेकिन ये भी है, इस बात से तो आप भी सहमत होंगे कि जहां पर जैसे आप संथाल देखिए, भले सरकार का दावा कुछ भी हो, लेकिन फैक्ट यही है कि घुसपैठ वहां पर हो रही है, व्यापक पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। आप सिमडेगा चले जाइए, गुमला चले जाइए, आपके इलाके में लातेहार चले जाइए, उन इलाकों में एक स्कीम के तहत जो भी है, आप उसको बोलते हैं कि भाई लोग स्वेच्छा से धर्मांतरण कर रहे हैं, लेकिन धर्मांतरण हो रहा है, ये फैक्ट है, इसको कोई मतलब इफ बट नहीं कर सकता। लेकिन जिन इलाकों को आप कहिएगा कुर्मी बहुल इलाके हैं, उन इलाकों में धर्मांतरण जैसी चीजों पर तो इन लोगों ने रोक लगा रखी है। मतलब अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना, अपने कल्चर में बदलाव नहीं करना, इन सब चीजों को, इनसे भी आप मतलब एतराज करेंगे क्या? देखिए, एतराज करने का, अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो गलत है। ये लॉ भी है, कानून भी है, और आईपीसी का सेक्शन 295A में भी इसका सजा का प्रावधान है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। लेकिन जहां तक धर्मांतरण की जब बात आती है, तब सेंसस का डेटा निकाल के देख लिया। अगर जबरन धर्मांतरण हो रहा है तो 2001 का सेंसस डेटा और 2011 के कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए, झारखंड का परिप्रेक्ष्य में भी। लगभग आप जो टोटल ट्राइब से 86 लाख से करीब है, सिर्फ 15% लोग के आसपास ही क्रिश्चियन कम्युनिटी, क्रिश्चियन धर्म को अडॉप्ट किए हैं। नहीं, मैं सिर्फ क्रिश्चियन मैं की बात मैं नहीं एक, कर एक मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। 37 की लगभग 37% जो है वो आपका हिंदू धर्म मानते हैं। तो किसमें धर्मांतरण हो रहा है? तो क्या ऐसा नहीं है कि ये बीजेपी आरएसएस द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जो हिंदू में धर्मांतरण हो रहा है उसको छिपाने के लिए क्रिश्चियन को टारगेट कर दिया जाए? ये एक इशू है, ठीक है। लेकिन अब कुर्मी में क्यों नहीं हो रहा है, ये भी एक अध्ययन का विषय है। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आप कुर्मी देखेंगे 100% वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। किसी भी तरह का धर्मांतरण उसके बीच में नहीं हुआ है। और मैं यहाँ तक ये बेसिक, अगर मैं कन्वर्जन की अगर आप बात कर रहे हैं, तो जितना भी 1950 से पहले जब अंग्रेज आए थे, मैक्सिमम आप देखेंगे तो उससे पहले ही लोग का कन्वर्जन हो चुका है। अभी के दौरान अगर हम देखेंगे तो इक्का दुक्का कहीं कुछ आरोप आ गया तो होता है, अदरवाइज नहीं के बराबर है। आप उसका उदाहरण देखना है तो आप 1951 का सेंसस से लेकर 2011 का सेंसस डेटा में उठा के देख लीजिए। अगर बहुत
वृहद पैमाने में अगर धर्मांतरण होता तो जो आज यहाँ पर 14% से लेकर के सिर्फ 15% हुआ, ये शायद हो सकता है ये 20 से 25% यहाँ पर जो एसटी का पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन हो जाता या 30% हो जाता। तो ऐसे हमको डेटा में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो अगर हम किस चीज का आरोप लगा रहे हैं तो हमको तर्क और दस्तावेज के साथ आरोप लगाना होगा, बाकी सब और राजनीति के लिए एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि ठीक है, ये कुर्मी जो समुदाय है उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वो रेल रोके, चक्का जाम करें, एसटी में शामिल होने के लिए उनका लोकतांत्रिक, तो मतलब क्या इनके ये लोकतांत्रिक अधिकार भी आप लोग छीन लेंगे क्या? लोकतांत्रिक अधिकार है, अभी आप 20 कहीं भी तारीख मांग को कर सकते हैं। हाँ, हमारा भी लोकतांत्रिक अधिकार है, हम भी मांग रख सकते हैं। अगर कोई लगता है कि मेरा घर में घुस करके मेरा हक और अधिकार छीनेगा तो मेरे पास भी लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का। इसलिए इस बार रेल टेका करने वाले लोग का घुटना टिकवा देंगे, ये आदिवासी समाज ने प्रण लिया है। मतलब इस बार आप रेल टेका को सफल नहीं होने देंगे? नहीं, इस बार रेल टेका करने वालों का घुटना टिकवा देंगे, ये आदिवासी समाज ने प्रण ले लिया है। मतलब आने वाले समय में क्या झारखंड में भी मणिपुर, कुकी और मैतेई जैसी स्थितियां होंगी? नहीं, हम लोग चाहते हैं लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई की लड़े। हम किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। जो हमारा भारत का संविधान जो हम लोग को फंडामेंटल राइट्स दिया है आर्टिकल 19 के तहत, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम उनके तहत ही हम अपनी बातों को रख रहे हैं, आपके समक्ष भी रख रहे हैं, सभी मीडिया के समक्ष भी, और सड़क पे भी जब हम उतरेंगे तो हम इसी के तहत हम बात रखेंगे। हम किसी भी तरह का हिंसा प्रदर्शन का हम समर्थन नहीं करते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत ही अपनी बात को रखेंगे। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया शशि भाई, आपने अपना समय दिया और बहुत दिल से हम लोगों ने बातचीत की, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आप जैसे युवाओं से जुड़ना द भारत मित्र को अच्छा लगता है कि झारखंड के युवा सोचते क्या हैं, झारखंड के युवा क्या समझते हैं, झारखंड के युवाओं का मूड क्या है, तमाम चीजें जो हैं वो मतलब शशि जैसे लोगों से मिलने के बाद हमें एहसास होता है, फील होता है। और एक बात और जो आश्वस्त होते हैं हम कि झारखंड का भविष्य उज्जवल है। ऐसे युवा जब तक हैं तब तक झारखंड का भविष्य उज्जवल है, इसमें कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें से किसी बात से आप सहमत नहीं है, आपको कुछ सुझाव देना है, आपकी कुछ शिकायतें हैं, तो आई एम ऑल योर्स। हमें कमेंट्स में बताइए कि भाई आपकी शिकायतें क्या, आप क्या और देखना चाहते हैं हमसे, तमाम चीज़ें हम आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, जोहर।